हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हो सकें, इसके पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 की कहानी में थोड़ा समझा देता हूं क्या थी। एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है जिसका सपना है कि वो पूरे वर्ल्ड को घूमे, पूरे जो देश है, पूरे जो संसार है उसको घूमे। किसकी सहायता से, किसकी मदद से? जहाज की मदद से, है ना। जहाज में पूरे शहर को घूमे, पूरे संसार को घूमे। ठीक है, अभी फैमिली क्या है मैंने आपको बताया था, पति पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, पत्नी का नाम है मैरी, ठीक है, और उसके पति का नाम डेनी रखा है और उसके सिर्फ मतलब पर्सनैलिटी को बता रखा है, यानी वो एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है ना। 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है। ठीक है, उनके 2 चिल्ड्रंस हैं। पहला सन है जोनाथन और एक डॉटर है जिसका नाम क्या है, सुजैन। ठीक है, ये सब जाते हैं फैमिली वर्ल्ड टूर पर, वॉयेज पर जाते हैं। वॉयेज मैंने बताया ना आपको, जल यात्रा। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है। तो इस पर जाते हैं, ठीक है, और इनके जो जहाज का नाम है जिस पर ये बैठकर जाते हैं, पूरे देश की ये सफर करने वाले हैं, उस जहाज का नाम है वेब वॉकर, जो कि 30 टन भारी जहाज है और लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर भी जहाज है। ठीक है ना। वेब वॉकर का मतलब मैंने आपको समझाया था। वेब वॉकर मतलब क्या होता है, लहरों पर चलने वाला जहाज का नाम है। ठीक है, अच्छा भैया, अब ये जो इन्होंने पूरा प्लान बनाया था, आपको मैंने पहले वाली वीडियो में इसका पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 की कहानी चल रही है, मैं बता रहा हूं आपको। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो इन्होंने पूरा प्लान बनाया था कि किस प्रकार से हम जाएंगे, तो ये 3 साल का प्लान था, पूरा का पूरा 3 साल का प्लान था। और इनको 105,000 किलोमीटर कवर करना था, संसार का मतलब पूरा वर्ल्ड का यदि इनको भ्रमण करना था, जर्नी करनी थी जहाज की सहायता से, तो इनको 105,000 किलोमीटर कवर करना था। कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर। तो इनका रिकॉर्ड भी बनता, ठीक है ना। तो इस 3 साल के सफर को, इस 3 साल के प्लान को स्टार्ट करा इन्होंने, और पहला जो चरण था, स्टेप नंबर 1 जो था, वो कंप्लीट करा इन्होंने द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, है ना। वेस्ट अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन जब ही गए, है ना, केप टाउन चले गए थे। पहली वाली पार्ट में अपन कहां तक बढ़ चुके थे, आगे केप टाउन तक। अभी इनका जो जहाज है वो केप टाउन तक पहुंच चुका है ना। अब ये केप टाउन से आगे बढ़ेंगे। केप टाउन से थोड़ा सा आगे अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। अब केप टाउन जब ये गए तो वहां से निकलने से पहले इन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन्स को लिया था, याद हो आपको? 2 क्रूमैन्स को लिया था। क्रूमैन्स कौन कौन से थे? एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विजल, और दूसरा था स्विस, यानी स्विट्जरलैंड का था दूसरा, जिसका नाम था हर्ब सिगलर। ठीक है ना। इनको क्यों लिया था ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, इनको इसलिए लिया था क्योंकि इन्होंने द साउथर्न इंडियन ओशन जो था, है ना, दक्षिण का जो हिंद महासागर है उसमें रहे थे ये। ठीक है, उसकी वो बहुत खतरनाक ओशन माना जाता है, वहां पर कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। वहां पर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और वहां पर ये जीवित रहे थे, सरवाइव करा था इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने सरवाइव करा था, तो इन दोनों क्रूमैन्स को इन्होंने अपने साथ लिया ताकि ये अपनी मदद कर सके। ठीक है, फिर वहां से वो रवाना हो जाते हैं। फिर हमने थोड़ी सी देखा था कि हवा चल रही थी बहुत खतरनाक तरीके से, वहीं क्रिसमस भी इन्होंने बनाया था, बहुत सारी बातें अपन ने देख लेते हैं। आज अपन उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना और टाइम वेस्ट गवाए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The first indication of impending disaster. The first indication मतलब पहला इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब कौन बताएगा? संकेत, पहला संकेत ऑफ impending disaster। impending यानी impending मतलब होता है शीघ्र घटित होने वाला, यानी बहुत जल्दी घटित होने वाला। डिजास्टर यानी विनाश। केम एट अबाउट 6 p.m. केम एट
about 6 PM with an ominous silence. ominous silence मतलब क्या होता है? अनिष्ट सूचक शांति, यानी एक प्रकार का ऐसा वातावरण, साइलेंस यानी होता है बिल्कुल शांत, है ना, शांति, साइलेंस यानी मतलब बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं होना, कोई भी नॉइज नहीं होना, इस प्रकार का एक ओमिनस साइलेंस, यानी ऐसा साइलेंस जो पता चल रहा हो कि खतरे की घंटी अब आने वाली है, यानी खतरा अब आने वाला है, इस प्रकार का साइलेंस था। इसका मतलब द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग, मतलब आने वाले विनाश का प्रथम संकेत शाम 6 बजे करीब आया और एक अनिष्ट सूचक शांति छा गई। कब आया भाई? 6 PM को एक ऐसा इंडिकेशन हमारे को दिखा इम्पेंडिंग डिजास्टर का, जो कि ओमनिवस साइलेंस लाया। ओमनिवस साइलेंस यानी कि एक अनिष्ट सूचक शांति लाया। कितने बजे भाई? 6 PM। The wind dropped at the sky immediately grew dark. The wind dropped. The wind dropped. Wind मतलब क्या होता है? हवाएं dropped, यानी हवाएं गिर चुकी थी, यानी dropped मतलब क्या होता है भाई? dropped मतलब होता है गिर चुकी थी। And the sky immediately grew dark. और जो बादल थे वो शीघ्रता से, immediately यानी क्या होता है? immediately मतलब होता है शीघ्रता से, grew dark यानी grew मतलब बढ़ती गई, है ना, बढ़ गए। किसकी ओर बढ़ गए? डार्क मतलब काले हो गए। बादल कैसे हो गए? काले हो गए। हवा थम गई तथा आकाश में तुरंत अंधेरा हो गया। Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. मतलब फिर एक बढ़ती हुई गर्जना आई। Then came यानी फिर, Then came a growing roar. Growing मतलब क्या होता है? गर्जना, चिल्लाना, जैसे शेर रोर करता है ना, उस प्रकार से then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. ठीक है, मतलब फिर एक बढ़ती हुई गर्जना आई और एक विशाल बादल, enormous मतलब क्या होता है? एक विशाल बादल जहाज के पीछे की ओर निकट ही छा गया। अफ्ट ऑफ द शिप यानी अफ्ट ऑफ द शिप यानी शिप के निकट, ठीक है, शिप के निकट छा गया, शिप के निकट छा गया। समझ में आ रही है बातों को? मतलब इनको लगा कि देन केम अ ग्रोइंग रोर, यानी बहुत तेज हवा चल रही थी, ठीक है, उनकी आवाजें आ रही थी, जैसा अपन ने पहले वाले में इसमें देखा था। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड अफ्ट ऑफ द शिप, यानी एनॉर्मस यानी एक बहुत बड़ा, एक बहुत विशाल क्लाउड यानी बादल, टुवर्ड अफ्ट ऑफ द शिप, है ना। अफ्ट मतलब क्या होता है? जहाज के पिछले हिस्से के निकट, है ना, जो जहाज का पिछला हिस्सा होता है, पीछे का हिस्सा जो होता है उसके निकट उनको लगा कि एक एनॉर्मस क्लाउड आ चुका है। With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. मतलब यहां पर क्या कह रहे हैं? With horror यानी भय के साथ, यानी हॉरर के साथ, I realized मैंने महसूस किया, I realized मैंने महसूस किया, that कि it was not a cloud, यह क्लाउड नहीं था, ये बादल नहीं था, but a wave like no other I had ever seen. but a wave, लेकिन ये क्या था? एक वेव थी, यानी एक लहर थी, पानी की लहर थी, like no other I had ever seen, यानी कि जिसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इतनी बड़ी लहर को आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। जिसको ये क्या समझ रहे थे? एक बड़ा सा क्लाउड, एक बड़ा सा बादल समझ रहे थे, वो निकला क्या भाई? एक बड़ी सी लहर थी, जिसको जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. यानी कि अब उस वेव के विषय में बताया गया है, उस वेव के बारे में बताया गया है। It appeared perfectly vertical, मतलब appeared मतलब क्या होता है? दिखाई दे रही थी, है ना। It appeared perfectly vertical मतलब ये पूर्णतः लंबवत यानी सीधी खड़ी हुई थी। वर्टिकल यानी सीधी खड़ी हुई थी, मतलब वो जो वेव थी वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी, वर्टिकल थी। परफेक्टली यानी पूर्णतः, पूरी तरह से सीधी खड़ी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस
द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी जो अदर वेव्स थी, अदर लहरें थी, अन्य जो लहरें थी, उनकी 2 गुना ऊंची उनकी ऊंचाई थी, उसकी ऊंचाई थी, है ना। ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी अन्य लहरों की ऊंचाई से करीब 2 गुनी ऊंची थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब होता है ब्रेकिंग यानी टूटना, क्रेस्ट मतलब ऊंचाई से, है ना। तो बहुत बड़ी लहर जो नीचे की ओर गिर रही है उसे अपन क्या कहते हैं? ब्रेकिंग क्रेस्ट। यानी जब बहुत बड़ी लहर नीचे की ओर गिरती है ना, तब उसे अपन क्या कहते हैं? ब्रेकिंग क्रेस्ट। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। फ्राइट मतलब होता है डर, फुल यानी डर से भरी हुई, अर्थात और इसकी डरावनी चोटी टूटकर गिर रही थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, यानी उसकी जो डरावनी जो बड़ी सी लहर थी, बहुत बड़ी लहर थी, वो क्या हो रही थी? बहुत डरावनी लग रहा था जब वो नीचे गिर रही थी, क्योंकि जब वो नीचे गिरेगी तो जहाज को हिला देगी, डगमगा देगी। तो इस प्रकार का कुछ एडवेंचरस मामला वहां चल रहा था। बढ़ते हैं आगे। लिख रखा है द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। द रोर इंक्रीज्ड, यानी कि वो जो रोर थी, वो जो गर्जन थी, अब वो बढ़ चुकी थी। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर मतलब लहर की गर्जना अब बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई थी। थंडर मतलब होता है गड़गड़ाहट। थंडर यानी क्लाउड थंडर आपने देखा होगा कभी, क्लाउड थंडर अगर आपने देखा होगा कभी, तो बादलों का गर्जना, बादल जब गड़गड़ गड़गड़ करते हैं, अब वो जो रोर थी, वो जो हवाओं की जो आवाज थी, अब वो किस में इंक्रीज हो गई थी? थंडर में, यानी गड़गड़ाहट में इंक्रीज हो गई थी। एज द स्टर्न मूव्ड, स्टर्न मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। स्टर्न मतलब मैंने आपको बताया था जहाज का पिछला हिस्सा, है ना, जहाज का पिछला हिस्सा। अभी एक वर्ड आया था हमारे पास, AFT, है ना, ऑफ्ट। इसका मतलब होता है जहाज के पिछले हिस्से के निकट, है ना, जहाज का जो पीछे का हिस्सा होता है उसके निकट, यानी ये पास को दर्शा रहा है, यानी पास को, यानी कोई वस्तु पास है, यानी उस समय कौन सी वस्तु पास थी? क्लाउड पास में था, है ना। तो उस चीज को यहां पर दर्शाया जा रहा है, अप्ट को। लेकिन जब आपको बात करनी है, जब आप आंसर लिखेंगे और आपको मदद चाहिए ऐसे एक शब्द की जो कि ये बताए कि जहाज का पिछला हिस्सा, तो उस समय आप किस शब्द की मदद लेंगे? उस समय आप जो स्टर्न शब्द है, स्टर्न जो शब्द है उसका उपयोग करेंगे। स्टर्न शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है? जहाज का पिछला हिस्सा, यानी जहाज का जो पीछा हिस्सा होता है वो। तो लिख रखा है द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। मतलब क्या समझा? हमने समझा कि थंडर की तरह जो रोर थी वो इंक्रीज किस में हो गई थी? थंडर में इंक्रीज हो गई थी। इसी प्रकार द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, यानी जो वेव थी, जो लहर थी, उसका जो मुंह था उसकी तरफ जो जहाज का पीछे वाला हिस्सा था वो मूव्ड अप हो गया, यानी वो मूव्ड हो गया फेस ऑफ द वेव, यानी वेव के फेस की तरफ, है ना। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, यानी कि और कुछ क्षण के लिए, एंड फॉर अ मोमेंट, है ना, मोमेंट यानी आता कुछ क्षण के लिए, आई थॉट यानी मैंने सोचा कि वी माइट राइड ओवर इट, यानी हम इस लहर पे से गुजर जाएंगे। राइड ओवर इट, राइड मतलब क्या होता है? गुजर जाएंगे, है ना। तो मुझे कुछ इस प्रकार से कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि हम अब इसके ऊपर से गुजर जाएंगे। आगे लिखा है बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, है ना। क्या लिख रखा है? बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन। ट्रेमेंडस मतलब क्या होता है? ट्रेमेंडस मतलब होता है जबरदस्त। एक्सप्लोजन मतलब होता है धमाका। द डेक, अच्छा एक शब्द रह गया शुक। शुक मतलब होता है हिलाकर रख देना, और द डेक मतलब क्या होता है? डेक यानी होता है जहाज का ऊपरी हिस्सा, है ना। स्टर्न मतलब होता है जहाज का पीछे वाला हिस्सा,
डेक मतलब क्या होता है, जहाज का ऊपर वाला हिस्सा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोशन शुक द डेक, यानी फिर क्या हुआ, लेकिन फिर ट्रेमेंडस यानी जबरदस्त धमाके ने शुक द डेक, यानी जहाज के ऊपर वाले हिस्से को हिलाकर रख दिया। शुक यानी हिलाकर रख दिया, किसको, द डेक यानी जहाज के ऊपर वाले हिस्से को। आई थॉट, ये क्या सोच रहा था कि हम इसको पार कर जाएंगे, इस लहर को पार कर जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो लहर नीचे गिरी, क्या हुआ, एक बड़ा सा भयंकर धमाका हुआ। भयंकर धमाके ने क्या करा, वो जो जहाज का ऊपरी हिस्सा था उसको तबाह कर दिया। जहाज का जो ऊपरी हिस्सा था उसको तबाह कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. बातों का समझना, क्या लिख रखा है, A torrent of green and white water broke over the ship. A torrent आपने टॉरेंशियल रेन सुना होगा, मूसलाधार बारिश सुनी होगी, है ना। तो मूसलाधार जो बारिश होती है उसको अपन टॉरेंशियल रेन कहते हैं। उसी प्रकार से टॉरेंट वहां से निकाला गया है, और टॉरेंट का मतलब होता है बौछार, है ना, पानी की तेज बौछार, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, मतलब जहाज के ऊपर हरे तथा सफेद पानी की भयानक बौछार टूट पड़ी। जैसे ही वो लहर नीचे की ओर गिरी, तो क्या हुआ, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, यानी पूरे शिप पर हरा और व्हाइट सफेद वाटर की बौछार हुई खतरनाक तरीके से। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सिर था, यानी जो कवि है, यानी उनके जो फादर हैं जी, जो मैरी है उसका जो पति है, मैरी जो है उसका पति है, वो कह रहा है माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। माई हेड मेरा सिर, स्मैश्ड मतलब क्या होता है, टकरा गया, किससे, द व्हील से, किससे टकरा गया, द व्हील से। एंड आई वॉज अवेयर मतलब क्या होता है, एहसास होना, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया। जो अपन स्टीयरिंग होता है ना, जहाज को कंट्रोल करने का, जिस प्रकार से कार में होता है स्टीयरिंग व्हील, है ना, वैसा ही जहाज में भी होता है। तो वो उससे जाकर टकरा गया। कौन, ये जो व्यापारी था, वो मतलब मैरी का जो पति था, वो टकरा गया, और उसको सहसा एहसास हुआ, आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड। फ्लाइंग यानी मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज से बाहर तेजी से गिर रहा हूं और लहरों के नीचे डूब रहा हूं, ऐसा लगा उसको जैसे ही वो टकराया वहां पर। ठीक है, ओवरबोर्ड मतलब फ्लाइंग ओवरबोर्ड, यानी ओवर मतलब बाहर, बोर्ड से बाहर की ओर उड़ रहा हूं, एंड सिंकिंग बिलो दी वेव्स। सिंकिंग मतलब क्या होता है, ये जो शब्द है सिंकिंग मतलब होता है डूबना, और डूब रहा हूं, बिलो मतलब होता है नीचे, किसके, वेव्स के नीचे मैं डूब रहा हूं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ मतलब मैंने आ रही अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ यानी आप सब जानते हैं मृत्यु, और अप्रोचिंग मतलब आ रही, यानी दिख रही डेथ को, यानी मेरे सामने डेथ है और मैं उसको देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, यानी मैंने आ रही मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं चेतना को खो रहा था, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, लूजिंग यानी खोना, है ना, एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैंने बड़ा शांत महसूस किया। जब मैंने अपनी चेतना को खोते हुए महसूस किया, एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, तो मैंने क्या महसूस करता हूं, तो मैं महसूस करता हूं आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक महसूस करता हूं। अभी कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस मतलब होता है
जैसे एक इंसान कॉन्शियस कब होता है? अभी आप कॉन्शियस हैं, ठीक है, जीवित होना कॉन्शियसनेस नहीं कहलाता, है ना। अगर आप जीवित हैं तो आप कॉन्शियस नहीं है, आप चिते हुए नहीं, यानी आपकी जो चेतना है वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक कोमा में पड़ा इंसान, है ना, कोमा में पड़ा इंसान जीवित तो है लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है। इसी प्रकार से एक फूल जीवित तो है, फ्लावर होता है ना, फ्लावर एक जीवित है, विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया है कि वो जीवित है, लेकिन वो चेतन नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। तो ये मतलब होता है कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस का, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस मतलब ये मत समझ लेना कि जीवित। तो यहां पर जो व्यक्ति है, यानी मैरी का जो पति है, वो जैसे ही उससे टकराया, किससे, जो स्टीयरिंग व्हील था उससे टकराया, तो उसको लगा कि मैं लहरों के नीचे, बोर्ड था उससे बाहर जाकर लहरों के नीचे डूबा जा रहा हूँ, सिंकिंग होता जा रहा हूँ, और मैंने अपनी मृत्यु को आते हुए देखा। और जैसे मैं अपनी चेतना खोता रहा तो मैंने महसूस किया कि आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, यानी बहुत शांतिपूर्वक महसूस किया। बातें क्लियर हुई? तो यहाँ पर बहुत खतरनाक स्थिति है, आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति अभी चल रही है। मतलब अब वो जो बड़ी लहर थी जो इनके ऊपर आ गिरी थी, उससे बहुत तबाही मच गई और इसके सर पर भी लग चुकी है, मैरी के पति के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे लिख रखा है, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। मतलब अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर पानी से बाहर निकल पड़ा। जो अभी सिर वहां पर था गिरा हुआ, कहां पर गिरा हुआ था? पानी में, ब्लू इनटू द वाटर, ठीक है, ब्लो इनटू द वाटर था, है ना। तो अब वो सहसा अनएक्सपेक्टेडली, यानी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो बाहर आ सकता था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यानी अप्रत्याशित रूप से माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी मेरा मस्तक यानी मेरा सिर पॉप्ड आउट यानी बाहर की ओर निकल गया वाटर से। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैपिसाइजिंग हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। मतलब अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग मतलब क्या होता है? कैप्साइजिंग मतलब होता है उलट जाना। कैप्साइजिंग मतलब कौन बताएगा भाई? कैप्साइजिंग मतलब होता है पानी में उलट रहना, है ना। मतलब जो वेव वॉकर था वो उलट रहा था। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। मस्ट मतलब मैंने आपको कल बताया था, जहाज का एक हिस्सा होता है ये। जहाज का क्या होता है भाई? मस्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, मस्तूल, है ना। मस्तूल जो कि जो जहाज होता है उसके बीच का जो पर्दा वो लगा होता है, वहां का जो बीच का हिस्सा होता है वो मस्त कहलाता है। तो लिख रखा है वेव वॉकर वॉज नियर कैपिसाइजिंग, यानी कि कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर उलटने के करीब था, यानी वो उलटने वाला था। उसके मस्तूल करीब करीब आड़े हो गए थे, यानी आड़े तिरछे हो गए थे, जिसके कारण वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पर्दे जब आड़े टेढ़े हो जाते हैं तो हवा कहाँ जा रही है पता नहीं चलता, ठीक है। Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. Then a wave hurled her upright. Hurled मतलब क्या होता है? धकेला। Then a wave hurled her upright मतलब कि फिर एक लहर ने उसे धकेल कर सीधा कर दिया। यानी कि वेव वॉकर को एक लहर ने धकेला, है ना, धक्का दिया और उसको सीधा कर दिया वेव वॉकर को। माई लाइफ लाइन जग टॉट मतलब माई लाइफ लाइन, यानी लाइफ लाइन का मतलब क्या होता है? जीवन रक्षक। और जग मतलब क्या होता है? रस्सी। टॉट मतलब तना हुआ है, झटके से खिंचा हुआ होता है ना, उस प्रकार से। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड मतलब क्या होता है? सेल्ड मतलब होता है रवाना, है ना। क्या होता है? रवाना होना। ये जो इसने आई ग्रैब द गार्ड यानी इसने रस्सी को पकड़ा। इसने किसको पकड़ा? गार्ड रेल्स को पकड़ा और रेल्ड
एंड सेल्ड थ्रू, यानी वो सेल्ड हो चुका है, रवाना हो चुका है द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, यानी वेव वॉकर्स का मेन बूम जो था, मेन बूम मतलब होता है जो मुख्य लट्ठा होता है, मतलब जहाज का जो मुख्य एरिया, यानी बूम मतलब वैसे लट्ठा होता है, लकड़ी का जो लट्ठा होता है उस प्रकार से, मतलब लकड़ियों का जो एक प्रकार का ग्रुप, वहां पर जो मेन ग्रुप था जहां पर लकड़ियां रखी रहती थी उस तरफ में बढ़ा। मेरी जीवन रक्षक रस्सी झटके के साथ तन गई थी। मैंने रक्षक रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में से वेव वॉकर के मुख्य लट्ठे पर जा पहुंचा। ठीक है, ये है इसका मतलब। Subsequent waves tossed me around the deck like a ragdoll, है ना। Subsequent waves यानी जो अन्य लहरें थी, Subsequent मतलब होता है अन्य जो लहरें थी, वो tossed me आती मतलब घुमा रही थी, किसके चारों तरफ में, अराउंड द डेक लाइक अ रैगडॉल। मैंने द डेक मतलब आपको पहले ही समझाया था क्या होता है भाई, कि बाद में आई लहरों ने मुझे जहाज के फर्श पर कपड़े की गुड़िया के समान इधर से उधर फेंका, है ना। जो दूसरी लहरें थी उन्होंने जो जहाज का जो फर्श होता है उस पर मुझे ऐसे घुमाया, इस प्रकार से इधर उधर पटका, जिस प्रकार से एक जो गुड़िया होती है उसके प्रकार से। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मतलब माई लेफ्ट मेरी जो बाई हड्डियां मतलब पसलियां थी, रिब्स मतलब होता है पसलियां, वो क्रैक्ट हो चुकी थी यानी टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा जो मुंह था वो किससे भर चुका था, रक्त से यानी खून से भर चुका था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे टूटे हुए दांतों से मेरा मुंह भर चुका था। समहाउ, किसी तरह, समहाउ मतलब होता है किसी तरह, आई फाउंड द व्हील, मैंने किसी तरह जो वो खोया हुआ स्टीयरिंग व्हील था जिससे मैं टकराया था, मैंने उसको ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, यानी कि जहाज के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए तैयार किया और इंतजार करने लगा कि वो कब गिरेगा। हंग ऑन मतलब क्या होता है, इंतजार करता रहा कि जो दूसरी लहर है वो उसके लिए तैयार करता रहा जहाज को। स्टर्न मतलब जो पीछे वाली जो लहर थी, यानी अब जो आने वाली जो लहरें थी उसके लिए जहाज को तैयार करा कैसे ना कैसे कर कर।